गाइस, आप लोगों का हमारी YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने आपको पढ़ाया था और एक जो भी क्वेश्चन आपका निकल के आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2p/r³ आया था आपका। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं आपको। मैंने माना कि मेरे पास में एक द्विध्रुव है। जिसका नाम मैंने रख रखा है यहाँ पर AB, जो कि +q तथा -q आवेशों से मिलकर के बना है। ये मान लो A है और ये मान लो आपका B है और इसका द्विध्रुव का आघूर्ण जो है इसके वो क्या है, P है। अब ये -q और ये +q आवेशों से मिलकर बना है। मैंने माना कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, ये O है, ये r मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने मान रखा है। अब अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें और इसको इस प्रकार से हम मिला दें ऐसे, तो ये अगर हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, अल्प लंबाई है 2l, तो ये आधा कितना बचेगा, l बचेगा और ये आधा कितना होगा, l होगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आइए चलिए हम आपसे बात करते हैं, देखिए क्या होता है। तो अगर हम P को यहाँ से इसे हटा दें, यहाँ पे लिख दें ऐसे ही, अभी बताते हैं आपको। तो -q के कारण अगर E1 अगर हम मानते हैं, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग E1 मान लें, E1 है यहाँ माना कर दें, माना तो E1 की दिशा किधर को होगी, माइनस की ओर होगी, -q आवेश की ओर होगी। यानी ये आपका E1 हो जाएगा क्योंकि E1 आपका पॉजिटिव होता है और ये -q आपका माइनस है, तो माइनस की ओर प्लस आपका आएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर +q आवेश के कारण अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो देखें क्या होता है। अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो फिर क्या होता है हमारा, देखिएगा यहाँ पर तथा हम कर लेते हैं, तथा +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग E2 मान लें, E2 है तो E2 की दिशा किधर को हो जाएगी, E2 की दिशा हमारी कुछ इस साइड में हो जाएगी, इधर को हो जाएगी, ये E2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा E1 इधर को जा रहा है, E2 हमारा उधर को जा रहा है। ना तो E1 E2 की दिशा में है और ना तो E2 E1 की दिशा में है और ना तो दोनों एक ही दिशा में हैं। तब हमारा क्या होता है, तब हम लोग इसको क्या काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि E2 और E1 को दो घटकों में हम वियोजित कर लेते हैं। हमने माना कि ये यहाँ से कितना कोण बनाता है, थीटा। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे अगर खींच दें और इसी को परिणामी अगर हम लोग मान लें कि परिणामी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर E1 और E2 को दो घटकों में हम वियोजित करेंगे। कैसे घटकों में वियोजित करते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर हमारे पास में ये अगर सदिश आपकी E1 इस तरह से अगर है तो इसके दो घटक होंगे, एक नीचे की ओर आएगा और एक इस साइड में चला जाएगा। अगर ये थीटा कोण अगर बनाता है तो इस साइड वाला आपका हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा और इस साइड वाला हो जाएगा E1 sin थीटा हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं इस E2 के दो घटक में करता हूँ, ये आपका E2 है तो इसके दो घटक अगर मैं करता हूँ तो एक आपका ऊपर की ओर चला जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे E2 sin थीटा और एक इसी साइड में आ जाएगा जो कि इसी के साथ में प्लस में हो जाएगा E2 cos थीटा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर हुई कितनी। तो पहले हम लोग E1 E2 का मान निकाल लें, उसके बाद में काम करते हैं। और वो मान निकालने से पहले हमें PA और PB के बीच की दूरी भी तो पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें
तो मेरे पास में समकोण त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज है POB में अगर हम देखें तो PB का स्क्वायर बराबर होगा हमारा PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो PO का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा R स्क्वायर हो जाएगा, और OB स्क्वायर आपके पास में कितना है L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये PB स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसी मान को अगर देखें तो इस त्रिभुज में अगर आते हैं तब भी वही मान मिलेगा, और यही चीज हमारी बराबर में किसकी हो जाएगी, PA स्क्वायर के भी बराबर में हो जाएगी। आगे अब हम लोग काम करेंगे कि अगर मुझे इसलिए E1 की मान अगर निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है Q/R स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, PA स्क्वायर। अब PA स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K Q/, कितना आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये E1 की बात हो गई। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें अगर यहाँ पर तो इसी प्रकार E2 का भी मान यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि E1 और E2 दोनों आपस में क्या हो गए हैं, हमारे बराबर हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि जब हमने E1 और E2 को दो घटकों में जब वियोजित किया था, तो यहाँ पर अगर देखने का प्रयास अगर आप लोग करो तो ये जो P बिंदु पर आपका ऊपर और नीचे वाली जो बात जो आती है, ये दोनों विपरीत दिशा में होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। अर्थात यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, परिणामी तीव्रता जो हमारी होगी वो परिणामी तीव्रता हमारी हो जाएगी E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा। अब E1 E2 की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 से लाके रख दें यहाँ पर, तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और फिर सेम चीज इसमें भी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, और Q आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर हम डाल देते हैं 3 और यहाँ पे लिख देते हैं E। अब अगर ध्यान से अगर देखो तो cos थीटा की वैल्यू चित्र से हमारा स्पष्ट है कि चित्र से हम cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है, OB है, और कर्ण हमारा कितना है, PB है। अगर हम OB की बात अगर करें यहाँ पर देखिएगा ये चीज, अगर हम यहाँ पे OB की अगर हम बात अगर करें तो OB की वैल्यू L है, और PB की बात करें तो PB यहाँ से अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण नंबर 3 में चलेंगे और समीकरण नंबर 3 से देखेंगे कि क्या हमको मिलता है। तो इसलिए समीकरण नंबर 3 से E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, और यहाँ पे आ जाएगा 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपके पास आई है L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको अगर हम लोग फिर से अगर लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL अपान, ये एक घात है, इसकी आधी घात है, दोनों घातें जब मिलेंगी तो कितनी हो जाएंगी, 1.5 घात हो जाएगी, अर्थात 3/2 घात हो जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ से हम लोग कुछ काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि चूंकि हम लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि L जो आपका होता है ये लेस देन R होता है, इसलिए अगर हम लोग L स्क्वायर की बात करें तो ये मच लेस देन हो जाएगा R स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओके गाइस, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा के इसका डेरिवेशन आगे हम लोग करते हैं। ओके गाइस,
तो अब हम लोग आगे क्या लिखते हैं, आगे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ने पर, की तुलना में छोड़ने पर, की तुलना में छोड़ने पर, तो देखिए छोड़ते हैं अगर तो हमको ई का मान क्या मिलता है, ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू आ जाएगा 2QL अपान आर स्क्वायर की घात 3/2 आ जाएगी। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, और चूंकि आप लोग जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2QL, इसलिए हम लोग यहाँ पर E की जो वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू पी अपान आ जाएगा, ये घात इस पर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा R³ हो जाएगा। तो यही हमारा वो इक्वेशन सामने निकल के आता है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए कितना होता है के का मान, के का मान होता है 1 होता है, इसलिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान R³। ये हमारा निकल के आता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके।